अनुसूचित जाति एवं जनजाति अपराध निवारण अधिनियम। ये लो भाई, मैं बात करता हूं अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, हाँ ST/SC एक्ट कहा जाता है। अपराध निवारण अधिनियम के बारे में हम बात करते हैं। इस एक्ट के बारे में बात करूं तो याद रखेंगे ये एक्ट बना है 1989 में। एटलीस्ट कुछ भी हो, सबसे पहले तो हमको उस अधिनियम का एक वर्ष याद होना चाहिए। 1989 में ये कानून लाया गया था। अच्छा, 1989 में कानून बना है, तो अभी आपने जो कानून पढ़ा है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, उसी से रिलेटेड ये कानून रहेगा। नाम से ही बहुत कुछ छिपा हुआ है, नाम से आपको समझ में आएगा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर जो लगातार अपराध हो रहे थे, उनको जूते की माला पहनाया जा रहा है, उनको जबरदस्ती अपमानित किया जा रहा है, उनको आभूषण धारण करने से मना किया जा रहा है, या उनको जबरदस्ती मल साफ करने के लिए कहा जा रहा है, या उनको सौ ढोने के लिए कहा जा रहा है, उनके मंदिरों में आग लगा दिया जा रहा है, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, संपत्ति को छीन लिया जा रहा है, निम्न वर्ग मानकर, कमजोर वर्ग मानकर, शिक्षित वर्ग नहीं है यह मानकर जो अपराध हो रहे हैं, इस अपराध को रोकने के लिए 1989 में यह एक्ट लाया गया है। अगर उनके ऊपर कोई अपराध होता है तो याद रखना, सामान्यतः अगर दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे को जान माल को नुकसान पहुंचाने की बात होती है, तो वैसे परिस्थिति में हम IPC 1860 के धाराओं को पढ़ते हैं, उनके सेक्शंस पढ़ना हम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वहीं पर अगर अपराध हो रहा है दो पक्ष के बीच में अगर लड़ाई झगड़े का मामला आता है और पीड़ित पक्ष ST और SC वर्ग का है, अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग का है, उस समय आप IPC की धाराओं की जगह में यह धारा काम करने लग जाता है। और आप अभी देखोगे अगर इनके धारा लग गए तो किस प्रकार IPC की धाराओं से ज्यादा दंड देने का प्रावधान किया जाता है। एक बहुत बड़ा कानून बनाया गया देश, क्योंकि लगातार उनके ऊपर ऐसे अपराध हो रहे थे, अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर। अच्छा चलो भाई, 1989 में ये कानून बनाया गया है। किसी भी अधिनियम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है। चलो भाई, अधिनियम का फिर से उद्देश्य मैं लिख सकता हूं। सबसे पहला मैं पॉइंट लिखूंगा और वह है अस्पृश्यता का अंत करना। नंबर 1, अस्पृश्यता का अंत, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता का अंत करना, या आप लिख सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया जाना। नंबर 1। नंबर 2 में अगर मैं बात करूं ST व SC, इसको फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर, शेड्यूल कास्ट व शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर हो रहे अपराधों को समाप्त करना और इसी अधिनियम के तहत ST व SC वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। लोग उन लोगों को चुनाव लड़ने नहीं देते थे, उन लोग को मतदान करने नहीं देते थे। जिस दिन मतदान का दिन आता था उन सभी को एक जगह किडनैप कर लिया जाता था, क्योंकि वो निम्न वर्ग के लोग होते थे। ऐसा कार्य ना हो, उनका भी जन भागीदारी देखा जाए, इसलिए ऐसा ये कानून बनाया गया है। उद्देश्य यही मेन ऑब्जेक्टिव है। किसी भी अधिनियम में अगर हम बात करते हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उनका कमिटमेंट डेट, उनके लागू होने की तिथि के बारे में बात करेंगे। मैं बोलता हूं प्री पॉइंट ऑफ व्यू से हर अधिनियम का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और आप याद रखेंगे, इनका डेट याद रखेंगे। 10 जनवरी 1990 को ये लागू किया गया था। अगर इसी में अगर मैं बात करूं, माफ करेंगे, 30 जनवरी 1990 को लागू किया गया था यह अधिनियम, ST/SC एक्ट 30 जनवरी 1990। अच्छा चलो भाई, अच्छा यहाँ पे 1989 आप समझ गए होंगे, पार्लियामेंट में पहली बार प्रस्तुत हुआ था। 1989 लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हुआ और अंततः जब उसको देश में लागू करने की बात आई 30 जनवरी 1990 को यह देश में लागू हुआ। अच्छा, अगर इस अधिनियम को आपको मैं पढ़ाऊंगा, इस अधिनियम में आप याद रखेंगे हर अधिनियम में चैप्टर और सेक्शन होता है, तो याद रखेंगे इस अधिनियम में
इस अधिनियम में, इस एक्ट में, इस अधिनियम में टोटल अगर मैं बात करूंगा 5 अध्याय है, टोटल 5 चैप्टर है, 5 अध्याय, वह 23 सेक्शन है, 23 धाराएं। जैसे पिछले अधिनियम में कितने अध्याय थे दोस्त? हाँ, अध्याय एक भी नहीं थे, सिर्फ 17 था, लाइन से पढ़ दिया गया, धारा 1, धारा 2, धारा 3, तोड़ने का जरूरत ही नहीं पड़ा। मात्र कितने धाराएं थे? उससे पहले वाले में कितने धारा थे? 43। धारा कितने, अध्याय कितने थे? पक्का ना? ऐसे थोड़ा बहुत ओवरव्यू याद रखेंगे। इसमें 5 अध्याय व 23 धाराएं। अच्छा, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इस अधिनियम में एक और चीज आप समझेंगे। यह अधिनियम कब काम आता है, कब एक्टिव होता है यह कानून, इस बात को समझेंगे जब ऐसा हो, जब दो पक्ष के बारे में बात करता हूं और एक पक्ष एसटी व एससी हो और जो दूसरा पक्ष है, दूसरा पक्ष है उसको बोला गया है गैर एसटी या व एससी हो। लाइन समझ में आया? और गैर बोल दिया मतलब फिर कुछ भी आ जाएगा। लिख देते ना ये वर्ग आएगा, मान लो जाए लिख देते ओबीसी और जनरल आएगा, तो बोल देता आज तक मेरा जाति डिफाइन नहीं है, ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बना, आप कैसे बोल सकते मैं ओबीसी? इसलिए बोल दिया गया अगर आप एसटी एससी नहीं हो तो आपको गैर एसटी एससी माना जाएगा। अच्छा, ये अधिनियम में देखो, ये जो एसटी एससी वक्त हमेशा ये क्या होगा, ये पीड़ित, ऐसे ही काम करेगा। अगर ये पीड़ित और वो कार्य जिसको हम अभी अपराध मानेंगे वो गैर एसटी एससी व्यक्ति ने किया है तभी अधिनियम काम आएगा, अन्यथा नहीं। अगर उल्टा हो गया, ये पीड़ित और अपराध इसने किया, काम नहीं आएगा, नहीं पढ़ना है इसको। जो बोला समझ में आया? अधिनियम कब काम आएगा समझ में आया? पीड़ित जो है वो एसटी एससी हो और उसका दूसरा पक्ष गैर एसटी एससी हो तभी ये कानून काम करेगा, अन्यथा। अच्छा, दो एसटी एससी के मध्य लड़ाई हो गए तो इस अधिनियम का कोई अस्तित्व नहीं। फिर सिर्फ आईपीसी की धारा और सीआरपीसी के तहत मामले चलेंगे, यहां से मामले नहीं चलेंगे। मुद्दे समझ में आए आप लोगों को? अच्छा चलो भाई, हम जब भी किसी अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं हम हम अधिनियम को पढ़ना शुरू करते हैं, चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं किसके बारे में बात करूंगा? चैप्टर, अध्याय के बारे में बात करूं। अच्छा, इस अधिनियम का एक खास बात है, यहां से हर साल प्रश्न आता है। इस अधिनियम का एक खास बात है, यहां से हर साल प्रश्न आएगा। आप लोग अधिकारी बनने वाले हो, आपके पास जब मामले आएंगे ना, लड़ाई झगड़े जैसे मामले आएंगे, तो उस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है आने वाला व्यक्ति एसटी एससी हो जो आपके पास शिकायत लेकर आया है, और जो दूसरा पक्षकार है हो सकता है वो गैर एसटी एससी हो, तो पूरे कानून बदल जाएंगे। आपको उस आईपीसी और सीआरपीसी को भूलकर इनके धाराओं को याद रखना पड़ेगा। उस समय लगाते समय, धारा लगाते समय, एफआईआर लिखते समय इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा चलो भाई, मैं चर्चा करता हूं अध्याय नंबर 1, और हमेशा बोलता हूं अध्याय नंबर 1 में कितने धारा कितने धारा होंगे? 1 व ऐसी पढ़ते हैं क्या हम लोग? और हमेशा इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? प्रारंभिक। और इसके धारा 1 में हमेशा क्या पढ़ते हैं हम लोग? सेक्शन 1 में क्या पढ़ते हैं हम लोग? क्या पढ़ते हैं हम लोग? संक्षिप्त नाम। ये लो भाई, हम क्या पढ़ते हैं? संक्षिप्त नाम। और क्या पढ़ते हैं? विस्तार। और क्या पढ़ते हैं? लागू। ऐसे पढ़ते हैं क्या? अगर मैं बात करूं इसके संक्षिप्त नाम, शॉर्ट टाइटल के बारे में, तो इस अधिनियम का नाम ऊपर ही लिखा हुआ है, अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम 1989। क्लियर है? अच्छा, मैं बात करूंगा विस्तार, अब तो संपूर्ण भारत में। और लागू मैंने तिथि आपको बता दिया, 30 जनवरी 1990 कोई अधिनियम देश में लागू हुआ है। लिख डाले सभी? चलो भाई, अगला अगर इसी में बात करेंगे, ये संक्षिप्त नाम के बारे में चर्चा कर लिए, किस प्रकार संक्षिप्त नाम है। विस्तार मैंने बोल दिया कि ये संपूर्ण भारत में है, और लागू होने का तिथि मैंने बता दिया, और मैंने लागू होने का तिथि बता दिया 30 जनवरी 1990 को ये लागू हो गया। अच्छा चलो भाई, अगला मेरा चर्चा का विषय रहेगा, मैं बात करता हूं धारा नंबर 2 के बारे में, मैं सेक्शन नंबर 2 के बारे में बात करता हूं। और यदि मैं सेक्शन नंबर 2 के बारे में अगर मैं बात करता हूं, आप सभी को पता है हमेशा यहां पे परिभाषा,
डेफिनेशन दिया जाएगा। किसका डेफिनेशन दिया जाएगा? इस अधिनियम में, इस एक्ट में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की परिभाषा। इस अधिनियम में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की परिभाषा, हम उनके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। अच्छा चलो भाई, मैं बोलता हूं इस अधिनियम में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की परिभाषा के बारे में बात करता हूं। कौन कौन सा परिभाषा है? जैसे कि पहले पॉइंट लिख देता हूं, जब अधिनियम को पढ़ा जाएगा सीधी सी बात, किसको बोला जाए एसटी का परिभाषा क्या होगा? आपको बोला जाएगा एससी का परिभाषा, किसको शेड्यूल कास्ट कहा जाएगा? ये भी तो जानना जरूरी है इस अधिनियम के लिए। और पहले पढ़ा चुका हूं क्या मैं आपको? पक्का? 366:25 याद आ रहा है? 366:24 पक्का? दोबारा रिपीट नहीं करूंगा ऑलरेडी, क्योंकि हम पिछले अधिनियम में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ूं क्या? यहां पे बोला गया पीड़ित व्यक्ति, क्या बोला जाएगा? पीड़ित व्यक्ति। किसको कहा जाएगा पीड़ित व्यक्ति? ठीक, बिल्कुल, गैर एसटी एससी नहीं, वो कहां पीड़ा में हो सकता है? क्या कहा जाएगा? कोई एसटी एससी व्यक्ति जिनका गैर एसटी एससी व्यक्ति द्वारा जान माल का नुकसान पहुंचाया गया हो, जन धन की हानि किया गया हो, संपत्ति का नुकसान पहुंचाया गया हो, शारीरिक या मानसिक प्रताड़ित हो, उसको पीड़ित कहा जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर से पढ़ता हूं। पीड़ित व्यक्ति कौन है? वो पीड़ित व्यक्ति, मैंने क्या बोला? कोई एसटी एससी व्यक्ति, ऐसा कोई पर्सन जो एसटी एससी कैटेगरी का हो, जिनका गैर एसटी एससी व्यक्ति द्वारा, मैंने अब उसके द्वारा क्या किया जा रहा है? क्या करेगा उसके द्वारा? अब देख लो क्या क्या कर सकते हैं। आपको पता है क्या क्या कर सकते हैं? नंबर 1, जान माल का नुकसान पहुंचाया हो। हाँ, मेंटल हरासमेंट, धन की, उनके द्वारा धन की हानि पहुंचाई गई हो, उनके संपत्ति को नुकसान पहुंचाया होगा, उनको मेंटल हरासमेंट शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। ये पीड़ित व्यक्ति, जैसे पिछले मैंने बोला परिभाषा आया था ना, परिभाषा सिविल राइट्स का परिभाषा आया था पिछले साल 2 नंबर, आज ही लिखवाया हूं मैं। आप हो सकता है अगले साल आपको इस अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्ति का क्या परिभाषा है पूछ देगा। किसको बोलोगे पीड़ित व्यक्ति? और रटने के लिए मत जाओ दोस्त, अधिनियम को पढ़कर समझो। एसटीएससी को गैर एसटीएससी वाला ये नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो जिसको नुकसान हो रहा है वह क्या कहला रहा है? पीड़ित व्यक्ति। क्लियर है? यहीं पर अगर मैं बात करूंगा, साक्षी किसको कहा जाएगा? साक्षी, विटनेस, बराबर बता दिया गया है। किसको बोलते हैं विटनेस? जानते हो ना? हाँ, हाँ, ये ठीक है। हाँ, प्रत्यक्षदर्शी, जो उस अपराध के बारे में जानता हो, देखा हो ये अलग मैटर है, ना देखते हुए भी हो सकता है, उस अपराध के बारे में जानता हो, जो उस अपराध के बारे में जानता हो और जानने के पश्चात जो उसके बारे में जानकारी देता हो। जानते तो बहुत लोग रहते हैं, लेकिन जानकारी कहां कोई देता है? बहुत लोग पीछे हट जाते हैं, मैं नहीं देखा था बोल देता, उसी समय आंख बंद कर लिया था मैं, ऐसा भी बोल देते होते हैं ना। बहुत लोग ऐसे होते हैं, बीच में नहीं पढ़ना चाहते, तो उसको क्या कहा जाएगा? साक्षी, विटनेस। जल्दी से लिखेंगे इसके बारे में। ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत अपराध की परिस्थितियों से परिचित हो और अपराध के बारे में, एकदम सामान्य शब्दों में लिखवा रहा हूं, और अपराध के बारे में जानकारी देना चाहता हो, अपराध के बारे में जानकारी देना चाहता हो, दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहता हो। 2 चीज और पढ़ेंगे आप लोग, एक पढ़ेंगे सामाजिक बहिष्कार
लिखवाऊंगा नहीं, इसको सिर्फ सुन लो और कल इसको प्रॉपर लिख कर दाना। आर्थिक बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक बहिष्कार, क्या होता है समाज का, सामाजिक या आर्थिक? ग्रामीण क्षेत्रों में सुने थे क्या सामाजिक बहिष्कार? सुने थे इसके बारे में? ऐसा कोई रूढ़िगत सामाजिक कार्य जिसको उसके साथ, जिसको पीड़ित व्यक्ति के साथ करने से मना कर दिया गया हो, उस व्यक्ति के साथ करने से मना कर दिया गया हो, या उसको सेवा देने से या उससे सेवा लेने से मना कर दिया गया हो, उस परिस्थिति को सामाजिक बहिष्कार कहा जाएगा। फिर से बोलता हूं, अब सुनना ध्यान से, दूसरी बार में शायद तक समझ में आ जाए। पीड़ित व्यक्ति को कोई रूढ़िगत ऐसा कार्य, रूढ़िगत बोल रहा हूं इसका मतलब क्या समझते हैं? जो उस समय उस रूढ़िवादिता में, प्रथाओं में, वहां के चलन प्रचलन में चल रहा है, तो ऐसा कोई पीड़ित व्यक्ति को ऐसा कोई रूढ़िगत कार्य जो कार्य उसके साथ करने से या कार्य उससे लेने से, उसको उस रूढ़िगत सेवा देने से या उससे कोई रूढ़िगत सेवा लेने से मना कर दिया गया हो, उसको सामाजिक बहिष्कार। सुने थे ऐसा? गांव में ऐसा होता है ना, गांव में जो प्रथाएं होती, जो नियम होता है, वो उसके साथ शेयर नहीं करते, ना ऐसा करने के लिए उसके घर जाते हैं, ना अपने यहां होने पर उसको बुलाते हैं। इसको क्या कहा जाएगा? सामाजिक। आर्थिक बहिष्कार, आर्थिक इकोनॉमिकली उसको डिस्टर्ब करना, आर्थिक बहिष्कार। इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर पीड़ित व्यक्ति के साथ, अच्छा पीड़ित व्यक्ति बोल रहा हूं मतलब समझ में आ रहा है आपको? ये पीड़ित पूरा ही आ जाएगा। पीड़ित व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप करने से मना करना, उनको रोजगार में रखने से मना करना, उनको रोजगार देने से मना करना, उनके यहां रोजगार में जाने से मना करना, इसको कहा जाएगा आर्थिक बहिष्कार। हो सकता है कोई पीड़ित व्यक्ति है, कोई एसटी एससी है, पीड़ित व्यक्ति है, उसके यहां बोल दिया गया आपको कोई गांव में कोई नौकरी नहीं देगा, कोई रोजगार नहीं मिलेगा, उसको बोला जाएगा आपके यहां कोई भी काम करने नहीं जाएगा, आपको किसी भी प्रकार से व्यापार करने नहीं दिया जाएगा, तो उसको कहा जाता है आर्थिक बहिष्कार। आर्थिक रूप से उसको साइड कर दिए हैं, उसके साथ काम करना नहीं चाह रहे, तो एक सामाजिक बहिष्कार, एक आर्थिक बहिष्कार। ऐसा बहुत होता है, इस अधिनियम में आपको पढ़ने को मिलेगा। और कल जो मैं धारा नंबर 3 पढ़ाने वाला हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूरे 23 धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा पढ़ने वाला हूं, सबसे शक्तिशाली। और कल सब सुनना इस अधिनियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम होता है। अगर किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति के ऊपर, गैर एसटी एससी के ऊपर अगर यह अधिनियम लग गया ना, तो उस न्यायालय से बाहर भी नहीं आ पाएगा। बहुत शक्तिशाली, बहुत खतरनाक अधिनियम होता है। इसका प्रयोग भी होता है और इसका दुरुपयोग भी होता है। बहुत जगह काम भी आता है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी लोग बहुत ज्यादा करते हैं। छोटे छोटे मामले में एसटी एससी एक्ट लगवा देते हैं। खैर, तो कल हम लोग धारा 3 पढ़ेंगे, जो सीजीपीएससी 2019 का एग्जाम जो 2021 में हुआ था, एक साल पोस्टपोन होकर उसमें पूछा गया था। धारा 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, पूरे अधिनियम का सार वहीं छुपा हुआ है। क्लियर है? कल सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार थोड़ा लिख कर आएंगे अब। चलो।